जय हिंद दोस्तों, मैं राजीव कुमार आपका अपने यूट्यूब चैनल राजीव स्टडी सेंटर में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप अच्छे होंगे ऐसा मैं आशा करता हूं। आज हम लोग पार्ट 2 पढ़ने वाले हैं, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हम लोग हल कर रहे हैं, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं या तो ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं, दोनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो आप ध्यानपूर्वक इस श्रृंखला में पार्ट 2 को देखें, वीडियो को पुश करके हर प्रश्न को लगाया करें। प्रश्न ना आता है फिर वीडियो को चलाकर देखा करें। अगर ऐसा अभ्यास करते हैं दोस्तों तो विश्वास मानिए आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा, स्पेशली एनटीपीसी और ग्रुप डी। जो पिछला पेपर हुआ था उसके ये प्रश्न है, इससे ये पता चलता है कि प्रश्न का टाइप क्या होगा, प्रश्न आया कहाँ से दोस्तों। तो ये बात ध्यान दीजिए, इसलिए आप वीडियो को स्किप ना करते हुए पूरा देखें और मन से देखें, नोट बनाएं, अभ्यास करें दोस्तों। आपको बहुत फायदा होने वाला है। अगर वास्तव में आप इच्छुक हैं तो आपको ये वीडियो को देखना पड़ेगा, अभ्यास करना पड़ेगा, अन्यथा आपकी मर्जी है। दोस्तों, अगर नए व्यूअर हैं सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को दबा लें, जिससे कि हमारे वीडियो के अपलोडिंग का इंफॉर्मेशन आपके पास जल्दी से पहुंच जाए। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगता है तो कमेंट भी करें, जिससे प्रोत्साहन मिलता है। तो आइए हम शुरू करते हैं बिना किसी देर किए हुए। तो आइए दोस्तों देखते हैं, हमने पीछे 20 प्रश्न कर चुका था पार्ट 1 में। अगर नहीं देखे हैं तो इस वीडियो में उसका लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, जाकर वहां से उस वीडियो को देख सकते हैं। तो सारे प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। 21वां प्रश्न दिया है फिजिक्स से, और क्या कह रहा है दोस्तों, एक इलेक्ट्रॉनिक लैंप है जिसका प्रतिरोध है 40 ओम। देखिए स्क्रीन बोर्ड पर आपको दिखाई दे रहा होगा, प्रतिरोध है, आर का मान जो है 40 ओम है दोस्तों, और 8 ओम है R1 और R2 दो, जिसका एक है 8 ओम। ये ओम का चिन्ह है, आपको पता होगा। सुचालक को जो तार है ये, इसे किससे जोड़ दिया गया है, इसे बैटरी से जोड़ दिया गया है, जिसका वोल्ट है 12 वोल्ट, जिसका वोल्ट है 12 वोल्ट श्रृंखला के साथ जोड़ दिया गया है। तो परिपथ का कुल कितना प्रतिरोध होगा दोस्तों। देखिए वास्तव में इसको हम हल कर रहे हैं। ये आपका बैटरी है, ठीक है। इस बैटरी से क्या किया गया है कि प्रतिरोध को जोड़ दिया गया है श्रृंखला क्रम में। श्रृंखला कहते हैं एक प्रतिरोध का अंतिम सिरा अगले प्रतिरोध के प्रथम सिरा से जुड़ जाता है। इसे हम बोलते हैं सीरीज, या बोलते हैं इसको सीरीज, यानी श्रृंखला बोलते हैं इसको। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, ये है आपका R1, ये है आपका R2, ठीक है। यदि आपको अभ्यास होगा जिसे आप बहुत तेजी से कर सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा कैसे से लगाएंगे आप। तो आप देखेंगे कि पूछ रहा है कि जो पूरा प्रतिरोध है, मतलब जो पूरा तार हमारा है, जो ये तार है यहां से लेकर यहां तक जो तार हमारा है, इसका कितना कुल प्रतिरोध होगा, मतलब रिजल्टेंट पूछ रहा है, आर का वैल्यू पूछ रहा है, दोनों का रिजल्ट पूछ रहा है दोस्तों। तो ध्यान दीजिएगा, होता क्या है, इसमें कितना वोल्ट बह रहा है, तो 12 वोल्ट बह रहा है। कितना प्रतिरोध यहाँ पे है, तो ये है 40 ओम का, और ये है आपका 8 ओम का दोस्तों। तो बताना क्या है, प्रश्न में बताना है आपको परिपथ का कुल प्रतिरोध कितना होगा, परिपथ का कुल प्रतिरोध कितना होगा। तो देखिए दोस्तों, यहां बस आपको गुमराह किया प्रश्न में। यहां वास्तव में जो है आप जानते हैं कि कोई अगर श्रृंखला में जुड़ा हुआ है, जो कुल प्रतिरोध आता है दोस्तों, वह श्रृंखला में जुड़े हुए प्रतिरोधों के योगफल के बराबर होता है। अर्थात ये हो जाएगा R1, हो जाएगा आपका R1 प्लस R2, अर्थात हो जाएगा 40 प्लस 8 दोस्तों, कितना आएगा 48। यहाँ पे जो बोल्ड दिया है ये आप केवल भरमाने के लिए दिया है, आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है, ठीक है दोस्तों। तो आपका क्या होगा आंसर, तो आपका आंसर जो होगा 48 ओम होगा, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सही है, तो ऑप्शन नंबर जो है डी सही है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी सही है, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर आपका
डी सही है। चलिए हम प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। ये दोस्तों प्रश्न नंबर हम 22 देखते हैं। प्रश्न नंबर 22 आपके सामने स्क्रीन बोर्ड पर है, देखिए। प्रश्न कहना है, ये कथन वाला है दोस्तों, कह रहा है कि एक्स ने वाई से कहा, एक्स ने वाई से कहा मैं 5 साल के कम आयु के बच्चों पर धूम्रपान के धुएं की वजह से होने वाले प्रभाव पर शोध करना चाहता हूं। जो छोटे बच्चे हैं 5 साल से, उससे कम उम्र के बच्चे का धूम्रपान जो बाकी लोग कर रहे हैं उससे होने वाला उन पर प्रभाव को हम शोध कर रहा हूं दोस्तों। ये कथन है, तो पूर्ण धारणाएं बताना है। देखिए दोस्तों, पूर्ण धारणाएं ये प्रश्न पूछता है और निष्कर्ष भी पूछता है। जो पूर्ण धारणाएं होती हैं वह कथन जो कहता है कोई व्यक्ति, जो उसके मन में आता है उसके बारे में पूर्ण धारणाएं होती हैं। निष्कर्ष जो होता है वह कथन का रिजल्ट होता है, उसका कारण होता है दोस्त, ठीक है, निष्कर्ष होता है। देखिए आज देखते हैं, पूर्ण धारणा में कोई खास अंतर नहीं होता। तो पूर्ण धारणाएं पहला है, 5 साल से कम आयु के बच्चों पर धूम्रपान के धुएं की वजह से होने वाले प्रभाव को शोध के माध्यम से जाना जा सकता है। इस तरह के सेकंड है, इस तरह के शोध के लिए एक्स के पास कौशल और योग्यता है दोस्तों। आप तय करें इसमें से कौन सही है, कथन दोनों सही है या कोई एक सही है। तो 5 साल से कम आयु के बच्चों पर धूम्रपान के धुएं की वजह से होने वाले प्रभाव के शोध के माध्यम से जाना जाता है, सही बात है। आप शोध करेंगे, तो जब शोध करेंगे तभी जान पाएंगे कि प्रभाव परसेंटेज में बढ़ रहा है, घट रहा है, कितना हो रहा है। ये तो बात सत्य है। और दोस्तों, और तभी वो शोध करना चाह भी रहा होगा। इस तरह के शोध के लिए एक्स के पास कौशल और योग्यता है। हाँ, शोध तभी करना चाहता है जब उसके पास कौशल और योग्यता होगा, अन्यथा कोई शोध करना क्यों चाहेगा जब उसको आइडिया ही नहीं है। तो दोस्तों ये दोनों सही है, अर्थात बी वाला ऑप्शन क्या है, सही है दोस्तों। बी वाला ऑप्शन क्या है, तो सही है। तो देखिए ऑप्शन नंबर बी क्या है, ऑप्शन नंबर बी दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी आप सही कर लेंगे। चलिए हम बात करते हैं अब 23वां प्रश्न का, जो कि आपके स्क्रीन पर है, ध्यान से देखिए। और प्रश्न कह रहा है, एक घर में एक महीने में 250 इकाई को दोस्तों हम लोग बोलते हैं यूनिट, ठीक है। इसी को हम लोग बोलते हैं किलोवाट घंटा भी बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं किलो वाट घंटा बोलते हैं, ठीक है, इसी को बोलते हैं दोस्तों। ये कितना जूल बराबर होता है, तो ये होता है आपका जूल के रूप में कन्वर्ट करेंगे इसको, तो जूल बराबर होता है 3.6 गुणे 10 की घात 6 जूल होता है दोस्तों। ये कैसे होता है, जब आप पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट को तो समझ में आएगा। फिलहाल इतना जानिए, इतना होता है। वास्तव में क्या होती है, जो हम लाइन प्रयोग करते हैं, जो हम विद्युत प्रयोग करते हैं, उसे मापने की जो इकाई है दोस्तों वह यूनिट है, अर्थात किलोवाट घंटा है। यही कह रहा है कि 250 इकाई यानी यूनिट या किलोवाट घंटा क्या किया गया है, यूज किया गया है। यह ऊर्जा जूल में कितनी होगी दोस्त, जूल में इतनी होगी, ध्यान दीजिएगा। कौन सा ये ऑप्शन है, तो आप देखिए तो पाएंगे कि ऑप्शन नंबर जो आपका ऑप्शन नंबर देखते हैं, तो इतना इकाई है ना, तो 250 गुणे 3.6 गुणे 10 घात हम 6 जूल कर देंगे, ठीक है दोस्तों। क्योंकि एक इकाई बराबर क्या होता है, इतना होता है, तो इसका हम मान रख देंगे इकाई का जूल में, तो इतना हो जाएगा। अब गणना कर लीजिए कितना हो जाएगा, तो देखिए 25 छक्का 150 हो जाएगा, और 25 तिहाई 75 और 15 हो जाएगा दोस्तों 90, ठीक है। एक शून्य और बढ़ जाएगा तो हो जाएगा एक स्थान तक, तो हो जाएगा 900, ठीक है, हो जाएगा आपका 900 हो जाएगा दोस्तों। और 900 गुणे कितना हो जाएगा, 10 की पावर 6। इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, 9 गुणे 10 की पावर 2 और बढ़ जाएगी, 8 हो जाएगा इतना जूल। ऑप्शन आप चेक कर सकते हैं आप,
ऑप्शन नंबर कौन सही आपका है? तो पाएंगे कि ऑप्शन नंबर पहला ही सही है, मतलब ए सही है। ऑप्शन नंबर आपका ए सही है दोस्तों। ठीक है, देखते हैं प्रश्न नंबर 24 दोस्तों, आपके सामने है। वीडियो को पुश करके आप स्वयं लगाएं, न आए तो फिर आगे बढ़े और देखें लगाया कैसे गया है। तो देखिए दोस्त, 24वां प्रश्न जो है कथन निष्कर्ष वाला ही है, और ये प्रश्न बार बार आता है, काफी परीक्षाओं में आता है, केवल ग्रुप डी एनटीपीसी में ही नहीं, ये बहुत जगह इसका जो है बार बार आना एक इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, 24वां प्रश्न कह रहा है, कथन है सभी हैट कैप हैं। तो ध्यान दीजिए, इसको हम लोग रीजनिंग है, रीजनिंग का इसे हम लोग टाइप बोलते हैं सिलोगिज्म। तो ये सिलोगिज्म में क्या होता है, ये देखिए लगाते इसको हम लोग वेन आरेख से हैं, लगाते इसको हम लोग वेन आरेख से हैं। क्योंकि हम सवाल को हल कर रहे हैं, इसलिए आपको हम यूज कैसे होता है, कैसे लगाया जाता है, जो इसका सिद्धांत है वो नहीं बता रहे हैं, हम सवाल हल कर रहे हैं, आप उससे कुछ सीख सकते हैं। आइए दोस्तों देखते हैं। तो क्या करते हैं, ये कह रहा है कि सभी हैट कैप हैं। ध्यान दीजिएगा, ये सभी ये हैट हो गए, और सभी हैट, ये सभी जो है हैट हैं, और सभी हैट क्या हैं, कैप हैं। सभी हैट कैप की चले गए अंदर, तो ये कैप है, सभी हैट जो है कैप हैं। ये कथन हो रहा है, ऐसे लगाया जाता है इसको। अब कह रहा है, निष्कर्ष दिया हुआ है कि सभी कैप कैप हैं, सभी कैप कैप हैं। तो सभी कैप कैप मतलब स्वयं का ही स्वयं के साथ निष्कर्ष नहीं बनता है दोस्त, अर्थात ये गलत है। ध्यान दीजिएगा, कोई स्वयं के साथ स्वयं का संबंध नहीं बन सकता, ये इसका नियम होता है। तो पहला सही नहीं होगा आपका, ठीक है। और हैट सेकंड कथन कर रहा है, आप ध्यान से देखेंगे, सभी हैट कैप है, तो सभी हैट कैप है, ये उसी निष्कर्ष को फिर से कह रहा है जो प्रश्न में दिया था। प्रश्न में यही बात दिया था ना, सभी हैट कैप हैं और सभी हैट कैप, ऐसा कह रहा है। तो जो कथन हो यदि वही दे दे निष्कर्ष में, तो ये भी क्या होता है, न मान्य होता है, गलत मान्य होता है। क्या है सर दोस्त, दोनों ही गलत हैं। क्या है, दोनों ही गलत हैं, अर्थात कौन, डी। कौन सा ऑप्शन होगा, इसका ऑप्शन होगा आपका डी होगा दोस्तों, ये बात ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 25। तो ध्यान दीजिएगा, प्रोजेक्ट टाइगर एक जो है बाघों की रक्षा करने के लिए, टाइगर रक्षा करने के लिए एक नियम बनाया गया था, और ये नियम लॉन्च हुआ था 1 अप्रैल 1973 में हुआ था दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, कौन सा ये ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर इसमें दिया है बी है दोस्तों। क्या है, तो बी दोस्तों है, ठीक है। इससे संबंधित कुछ बातें और हैं, जैसे में दोस्तों देखिए, लॉन्च तो हुआ था, ये बाघ की संख्या उस समय कितनी थी, तो उस समय बहुत कम थी दोस्तों। और बाद में 2014 में भी गणना हुआ है बाघ की, तो पाया गया है कि 2226 जो है बाघ अभी हैं। बाघों की जो गणना है सर्वप्रथम 1972 में की गई थी, बाघों की गणना सर्वप्रथम 1972 में की गई थी। ध्यान दीजिएगा, ये कुछ अलग जुड़ी हुई बातें हैं दोस्तों। अब देखिए प्रश्न नंबर 26, प्रश्न नंबर 26, प्रश्न 26 क्या कहता है, - 2011 में भारत का स्वतंत्रता दिवस सोमवार को था, तो 14 में क्रिसमस दिन कब पड़ेगा। तो ध्यान दीजिए, क्रिसमस दिन कब पड़ता है दोस्तों, क्रिसमस दिन जो होता है वो कब पड़ता है, किस तारीख को पड़ता है, नहीं दिया है, ये आपको जानना होगा। और ये पड़ता है दोस्तों 25 दिसंबर को होता है, जो होता है क्रिसमस डे। क्रिसमस डे वो कब होता है, तो वो होता है 25 दिसंबर को, आपको पता होना चाहिए, ठीक है।
और स्वतंत्र दिवस कब हुआ था? तो हुआ था 15 अगस्त को दोस्तों, 15 अगस्त को। ये सवाल कैलेंडर का है और मैं रीजनिंग में कैलेंडर पढ़ा चुका हूं। आप चाहें तो जाकर के मेरे प्ले लिस्ट से उसे देख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो आइए हम देखते हैं प्रश्न को लगाएं कैसे। तो ध्यान दीजिएगा, ये कह रहा था कि स्वतंत्रता दिवस यानी 15 अगस्त को, 15 अगस्त को कौन सा दिन था? ये दे दिया है। तो ये दिन था आपका सोमवार था शायद, क्या दिया है? सोमवार था, सोमवार, ठीक है दोस्तों। तो बताना है कि क्रिसमस डे 2014 में, मतलब 25 दिसंबर 2014 में कौन दिन पड़ेगा दोस्तों? बहुत बढ़िया सवाल है, ध्यान दीजिए। क्या करेंगे आप? ये 15 अगस्त कब की बात है? 1947 की बात है। स्वतंत्र तभी तो हुआ था देश हमारा। तो 47 में आपका ये सोमवार था। तो ध्यान दीजिए, 15 अगस्त की हम बात करते हैं। तो 15 अगस्त की हम बात करते हैं, तो 15 अगस्त माने अगस्त महीने कितने दिन का होता है? तो अगस्त महीना होता है आपका 31 या 30, तो होता है 31 दिन का होता है दोस्तों। कितना बचेगा? 16 बचेगा अगस्त पूरा होने में। तो 16 में आप 7 का भाग करेंगे, कितना शेषफल आएगा? 2 आएगा दोस्तों। यहाँ से क्या आएगा? 2 आएगा, ठीक है। अब अगस्त पूरा हो गया। अगस्त बाद क्या आता है? सितंबर आता है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। सितंबर जो होता है आपका होता है 31 का। तो ध्यान दीजिए, जो महीना होता है 31 का, उसमें शेषफल कितना बचना चाहिए? उसमें शेषफल जो आता है 3 आता है। तो यहाँ 30 का है, तो यहाँ पे 2 आएगा शेषफल, हो गया। फिर सितंबर के बाद अक्टूबर आएगा, जो कि 3 शेषफल आएगा। फिर अक्टूबर के बाद नवंबर आएगा, जो कि 2 आएगा। दिसंबर फिर आएगा, शेषफल 3 हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। ध्यान दीजिए, ये क्या हुआ? पूरा जो है 47 बीत गया, ठीक है। 47 बीत गया। कितना दिन आया? तो ध्यान दीजिएगा, 4 और 3 7। जोड़ को हम 7 से भाग करते हैं, जोड़ को सबको हम 7 से भाग करते हैं तो पूरा कट जाएगा। ऐसे भाग करेंगे तो बच गया 5। शेषफल कितना आएगा? 5 आएगा दोस्तों, ठीक है। शेषफल कितना आएगा? 5 आएगा, क्योंकि कैलेंडर और सवाल में हमको शेषफल ही जानना बहुत जरूरी है। कब आएगा? तो ध्यान दीजिए, ये पूरा जो है महीना बीत जाएगा, मतलब ये क्या हुआ आपका? तो ये आपका 5 कैलेंडर आ गया। कब? इस मतलब 47 का अंतिम दिन, ठीक है ना। चलिए अब हम देखते हैं कि 1 जनवरी, 1 जनवरी कब? 1948 को कौन सा कोड बचेगा? इसमें क्यों जोड़ना पड़ेगा ना, 6 करना पड़ेगा, क्योंकि 5 मतलब होता है अंतिम दिन। निकाला अंतिम दिन, तो 1 दिन बढ़ जाए, जनवरी में 1 दिन बढ़ जाएगी। इतना हो गया। अब देखिए दोस्तों, आपको पता है, ठीक है, कि 48 के बाद क्या आएगा? 48 के बाद 49 आएगा, ठीक है ना। तो जिस तारीख को जो दिन होती है, ठीक है दोस्तों, उसके अगले सन में, अगले साल क्या होता है? 1 दिन बढ़ जाता है, 1 दिन बढ़ जाता है जब वो सामान्य कैलेंडर हो। तो अगर लीप कैलेंडर हो 2 दिन बढ़ जाता है। तो ये सामान्य कैलेंडर लीप कैलेंडर है। 4 से भाग के देख लीजिए, ये कटता कि नहीं कटता है दोस्तों? 4 चौको 16, ठीक है। 3 34 और 4 8 32, 28। ये लीप वर्ष है, तो क्या होगा? इसमें 2 दिन बढ़ जाएगा, ठीक है। 2 दिन बढ़ेगा यहाँ पे, ये हो गया 49। तो प्रश्न में दिया है 2011, मैं गलती से शुरू कर दिया हूं, ये वास्तव में क्या है दिया है? 2011 में 15 अगस्त को, ठीक है ना, ये दिन था। तो अब कितना हो जाएगा यहाँ पे? तब हो जाएगा दोस्तों, यहाँ जब पूरा हो गया, साल पूरा हो गया, तो ये कब होगा? तो जाएगा 2012 में, क्योंकि ये साल पूरा कर लिया। कितना शेषफल बचा? शेषफल 5 बचा ना, तो उसके अगले दिन जाना है। कब जाना है? जनवरी में। तो 1 दिन और बढ़ जाएगा, 6 कोड हो जाएगा आप पर, ठीक है दोस्तों। जब 6 कोड हो गया, तो ध्यान दीजिए क्या करने वाले हैं आप हैं। अब 12 से हम कहाँ जाएंगे? 12 सन है,
वास्तव में क्या है ये, तो 48 नहीं है, कितना है, 2012 है, 2012 है, ठीक है। चलिए 11-12 आएगा। अब इसके बाद लीप वर्ष है ये, ध्यान देंगे तो लीप वर्ष 2 वर्ष बढ़ जाएगा, ठीक है ना। फिर क्या आएगा, 13 आएगा, 13 जो लीप वर्ष नहीं है उसमें एक बढ़ जाएगा। फिर 13 बाद 14 आएगा, 14 में लीप वर्ष भी नहीं है, एक इसमें बढ़ जाएगा। कितना कुल हो गया दोस्तों, तो 6 2 8, 8 2 9, 9 में 7 से भाग कर दीजिए, जो बचता उसको लिखिए, 2 बचेगा। तो कितना बचा, 2 बचा, ठीक है। चलिए जब 2 बचा दोस्तों, तो काम करने वाले हैं। अब हमको 14 में जाना है आगे तक। 14 में कब तक जाना है, तो जाना है दोस्तों 14 में जाना है 25 दिसंबर जाना है, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए ये 2 शेष बचा, मतलब कहने का हमारा ये है कि किसी सन में, मतलब ये कब हुआ, तो 1 जनवरी 2014 में हम आ चुके हैं, शेषफल इतना बचने वाला है, ठीक है। चलिए अब 1 जनवरी यदि पता हमको है, तो उसी साल का जो अंतिम दिन होता है दोस्तों, अंतिम दिन जो होता है वह वही रहता है, लीप वर्ष नहीं है तो। मतलब कौन, 31 दिसंबर, 31 दिसंबर, ठीक है। ये पढ़ाया हो, जाकर देख सकते हैं सब नियम जो बताया हूं। 31 दिसंबर को 2014 में ही कौन दिन होगा, तो वही लीप, मतलब वही शेषफल रहेगा, ठीक है। तुम शेषफल वही रहेगा आपका। तो क्या करेंगे, हमको तो निकालना है कितना, निकालना है 25 अगस्त तक, सॉरी निकालना है 25 दिसंबर तक निकालना है। तो हम क्या करने वाले, तो ध्यान दीजिएगा, हम क्या करने वाले, एक काम करेंगे इसमें हम, अब 31 में से हम 25 कम करने, कितना बचेगा, 6 बचेगा, ठीक है। ये 6 बचेगा, तो हम क्या करेंगे, 6 जो बचेगा ये 7 से भाग करने में कितना आएगा, तो 6 शेषफल आएगा ना। इसे क्या करेंगे हम, 2 में से घटा देंगे, 2 में से घटा देंगे, क्योंकि जो 6 शेषफल आता है दोस्तों वह हम आगे तो चले गए ना, चले गए 31 दिसंबर चले गए हैं, आगे चले गए हैं, हम पीछे आना होगा तो घटाना पड़ेगा। कब तक, 25 दिसंबर तक आना है, 6 घटाना पड़ेगा, शेषफल 6 आ रहा है, तो कितना हो गया आपका, ऋण 4 हो गया दोस्तों, ठीक है ना। तो ऋण 4 में शेषफल नहीं आता है, किससे हम भाग करते हैं, बार बार 7 से भाग करते हैं ना। तो जो ऋण में शेषफल यदि आता है, मैं बताया अपने वीडियो में, आप देखे होंगे, तो जब शेषफल ऋण में आता है, जिससे भाग करते हैं ना, उसमें से घटा देते हैं, 3 बचेगा दोस्तों, 3 आ गया आपका। चलिए ये हमारा आंसर होगा। कौन सा दिन था, सोमवार दिन था शुरू में, तो सोमवार का कितना कोड होता है दोस्त, तो सोमवार कोड होता है 1, कितना सोमवार का कोड होता है, तो 1 होता है। कितना कोड हमारा आया है, 3 आया है, उस 1 में हम क्या करें, 3 जोड़ लेंगे, कितना हो जाएगा, 4। 4 का मतलब कोड क्या होता है दोस्तों, होता है बृहस्पतिवार, बृहस्पतिवार दोस्तों। तो कौन सही हो गया, तो सवाल बढ़िया था, इस थोड़ा लंबा लगा, इसमें कई बातें, कई स्टेप थे, इसलिए थोड़ा लंबा लगा, लेकिन सवाल अभ्यास करेंगे तो बहुत तेज कर पाएंगे। प्रश्न तो आया ही है, करना ही पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। तो आइए देखते हैं कौन सा ये ऑप्शन है। तो 26 का जो ऑप्शन है दोस्तों वो है बृहस्पतिवार, मतलब ए सही है। कौन सा ये ऑप्शन है, ए सही है, समझ में आया आपको। चलिए हम लगाते हैं 27 दोस्तों। ये तो मैं प्रीवियस पेपर हल कर रहा हूं, साथ साथ में इसके समांतर में हम किसी भी तैयारी के लिए जो कॉन्सेप्ट है, जो ट्रिक है, जो सिद्धांत है, उससे भी पढ़ाता हूं। मैथ, ट्रिकी मैथ कहते हैं उसको, जो अब तक मैं 50 वीडियो डाल चुका हूं, और उसमें मैंने सरलीकरण, शेषफल प्रमेय, नंबर सिस्टम से पढ़ा चुका हूं, और आगे उसमें बहुत इंपॉर्टेंट पढ़ने वाले हैं, जैसे में कि अनुपात, अनुपात, परसेंटेज, लाभ हानि, काम समय, सब पढ़ने वाले उसमें हैं, और ट्रिक के साथ सेकंडों में आप हल करेंगे बातों को। तो सब्सक्राइब चैनल कर लें और आप जुड़ जाएं दोस्तों। साथ में पढ़ाता हूं जीएस, मतलब जनरल साइंस, जिसमें आएगा आपका फिजिक्स पढ़ाता हूं, केमिस्ट्री पढ़ाता हूं, बायो अभी नहीं पढ़ाता हूं, लेकिन बायो का भी उपलब्ध करा देंगे आपको, ठीक है दोस्तों। और साथ में पढ़ाता हूं रीजनिंग ट्रिक के साथ, उसकी वीडियो भी अपलोड है पहले से और आगे चल रहा है, तो आप वहां भी जान कर लें और जाकर वहां देखा करें वीडियो को दोस्तों। अभी हम प्रीवियस प्रश्नों को हल कर रहे हैं,
चलिए तो दोस्तों ये ध्यान दीजिएगा, और यदि सीखना हुआ आपको अंग्रेजी तो ग्रामर भी बेसिक से स्टार्ट है। बेसिक से पार्ट ऑफ स्पीच क्या होता है, टेंस की शुरुआत कहां से होती है, सेंटेंस में जो पार्ट ऑफ स्पीच का यूज है वो कैसे है, विद्युत बताया गया है दोस्तों। तो आप वहां भी ग्रामर भी पढ़ सकते हैं अंग्रेजी के। और ये सब चीजें किसी भी तैयारी के लिए, एसएससी के लिए, और जो मैथ हम पढ़ाता हूं वहां पे हूँ, वह सीजीएल लेवल तक वहां पे प्रश्न होते हैं और ट्रिक होते हैं दोस्तों। जो भी हम कैलेंडर पढ़े हैं, कैलेंडर में जो हम ट्रिक अपनाया है वह मैं वहां कैलेंडर में पढ़ा चुका हूं, तो आप वहां से जाकर के देख सकते हैं। अगर आपको आइडिया नहीं होगा तो आप मेरे चैनल खोलेंगे तो उसमें आएगा मेरा फोटो, यहाँ पे आएगा, उसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे दिखेगा हमको प्लेलिस्ट दिखेगा, और प्लेलिस्ट में दोस्तों सारे वीडियो पड़े हुए हैं क्लास वाइज, आप देख सकते हैं क्रम से, तो फायदा काफी करेगा आपको। या दोस्तों इस वीडियो डिस्क्रिप्शन में मैं अपने प्लेलिस्ट के लिंक दे दूंगा, जितना भी प्लेलिस्ट है मैथ का या जीएस का या किसी का भी, आप वहां दे सकते हैं दोस्तों। तो ये शुरू करते हैं मैं लेट के हुए आगे प्रश्नों को। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, हमने अभी हल किया 26। 27 क्या है, 27 कह रहा है आपसे, निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया में अवक्षेप तैयार होता है। तो इसका सिंपल उदाहरण है ऑप्शन नंबर ए दोस्तों, दोहरा विस्थापन। दोहरा विस्थापन, ठीक है। विस्थापन क्रिया क्या है आप जानते हैं, जब कोई एक केमिकल दो क्रिया करते हैं मिलकर आपस में, तो एक यौगिक का कोई एक मूलक सेकेंड यौगिक के किसी एक मूलक को हटाकर स्वयं चला जाता है, तो इस क्रिया को कहते हैं हम लोग विस्थापन। लेकिन जब दुगो ऐसा क्रिया होता है एक ही अभिक्रिया के अंदर, उसे बोलते हैं दोहरा विस्थापन। और जहां पे जिस क्रिया में ऐसा दोहरा विस्थापन होता है दोस्त, वहां अवक्षेप बनता है। अवक्षेप समझ रहे हैं आप, अवक्षेप जो होता है वह आप देखे होंगे कि अवक्षेप जो होता है दोस्तों वो नीचे बैठ जाता है, ठीक है। चलिए ध्यान देते हैं। 28वां प्रश्न क्या कह रहा है, तो 28वां प्रश्न कह रहा है आपसे कथन निष्कर्ष वाला है। जिला कलेक्टर का कहना है कि डैम का निर्माण आसपास के इलाकों में पानी की समस्याओं को समाप्त कर देगा। मतलब कलेक्टर जी कहते हैं कथन में कि डैम मतलब बांध का निर्माण कर दिया जाएगा तो आसपास के इलाकों में पानी समस्या क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। निष्कर्ष निकलता है ऐसा क्यों कहे होंगे, तो ध्यान दीजिए। जिला कलेक्टर से पानी की कमी की समस्या को देखने के लिए कहा जा रहा है। इसलिए क्या कि उनको कहा गया है कि आप समस्या को देखिए पानी की, पता नहीं, देखते हैं अगला। जिला कलेक्टर पास के क्षेत्रों में पानी की समस्या का समाधान करने के लिए आए हैं। जिला कलेक्टर पास के क्षेत्रों में पानी की समस्या को समाधान करने के लिए आए हैं दोस्तों। क्या ये सही है, क्या लगता है आपको, कौन कथन सही इसमें से है? तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, केवल सेकेंड जो है तक संगत है। क्यों? जिला कलेक्टर जो पहला है, जिला कलेक्टर से पानी की कमी की समस्या को देखने के लिए कहा गया है। देखिए बांध कब बनाए जाते हैं, बांध पानी को समस्या या पानी की कमी को समस्या नहीं बनाई जाती है। बांध जो होती है अगल बगल इलाकों में क्या हो जाए, यदि ज्यादा पानी है तो उसको हम कंट्रोल कर सकें और उसे उपयोग में ला सकें दोस्तों, ठीक है, जिससे दूर तक किसानी काम या किसानों को फायदा मिल सके, ठीक है। ये पानी कमी दूर करने के नहीं होता है। वास्तव में ऐसा क्यों डीएम कह रहा होगा, ये इसलिए कह रहा होगा क्योंकि शिकायत की गई होगी। डीएम अपने मन नहीं थोड़ी चला जाता है किसी जगह पर किसी चीज का बनवाने के लिए, उसे दिया गया होगा एप्लीकेशन, तभी तो आया होगा और कह रहा है बांध बनाने के लिए। तो ये बात थोड़ा तर्क संगत है, इसमें थोड़ा सा बैठ रहा है कि हाँ ये सही है, तो ये आपका सही होगा दोस्तों। इसमें कोई फिक्स रूल नहीं होता है, ध्यान दीजिएगा, ये आपके दिमाग की समझ पर निर्भर करता है दोस्तों। और प्रश्न आते हैं तो आपको करना ही पड़ता है, ठीक है। इसका सही होगा केवल तर्क संगत दू है, यानी बी ऑप्शन सही है दोस्तों। चलिए प्रश्न नंबर देखते हैं हम लोग 28 के बाद देखते हैं 29। देखिए 29 क्या प्रश्न कह रहा है, 29 प्रश्न को हल करना है। और हल क्या करना है, तो 16 बटा में ये दोस्तों है 16, देखिए
29 है, तो 16/3 है, माइनस महिला कोष्ठ में 4 सही 1/3 है, ऋण फिर छोटा कोष्ठ है 3 1 सही 1/3 है, पुनः ऋण कर दिया गया है और फिर कोष्ठ का प्रयोग किया गया है, 2 सही 1/3 है, माइनस 1/3 है दोस्तों। ठीक है, ऐसे हो गया। आपको बताना क्या है, तो आपको बताना है इसका हल क्या आएगा। कोई बात नहीं, आपको जानते हैं बोर्ड का मास का नियम, बोर्ड मास का नियम दोस्तों, मतलब पहले ब्रैकेट तोड़ेंगे, फिर हाफ, फिर डिवीजन, फिर मल्टीप्लाई, फिर एडिशन, फिर सबट्रैक्शन घटाना करेंगे। ये आपको पता है, नहीं पता ध्यान दीजिएगा दोस्तों इसको। चलिए हमेशा करते हैं, तोड़ते हैं पहले कोष्ठ को, जो सबसे अंदर वाला है इसको तोड़ते हैं। तो ध्यान दीजिए क्या है ये वास्तव में, ये वास्तव में जो है जहाँ पे सही लिखा होता है ना, वहाँ धन छिपा होता है, मतलब 2 सही 1/3 को हम 2 + 1/3 कर सकते हैं, और ऋण 1/3 दोस्तों। ठीक है ना, ये कट जाएगा आपस में, क्या बचेगा जब कट जाएगा, तो यहाँ कोष्ठ में क्या बचा, 2 बचा। ठीक है दोस्त, जब 2 बचा तो ध्यान दीजिएगा यहाँ कोष्ठ में कितना बचा, 2। ध्यान दीजिए ये क्या हो जाएगा, 3 + 1/3 हो जाएगा, और ऋण कोष्ठ में क्या बचा है, केवल 2 बचा है। ठीक है ना, ये कोष्ठ टूट गया। चलिए अब ध्यान दीजिएगा कितना होगा इसकी वैल्यू, जो भी वैल्यू होगी देखेंगे। अब क्या करते हैं, एक कोष्ठ हो गया, इसके बाहर कौन सी ऋण है, और क्या है 4 सही, मतलब धन कर दीजिए, आप +1/3 कर दीजिए। ठीक है, ऐसा है दोस्तों। अब फिर क्या है, महिला कोष्ठ बंद है, और फिर क्या है, ऋण है 16/3 है। चलिए आगे करते हैं, कोष्ठ को तोड़ते हैं, इस कोष्ठ को तोड़ते हैं, चिन्ह क्या जाएगी अंदर, तो ऋण हो जाएगा ना, ये भी क्या हो जाएगा, ऋण हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, और ये क्या धन हो जाएगा ना, टूटता है कोष्ठ तो जो बाहर चिन्ह होती है अंदर जाती है, ऐसा हो जाता है, आपको पता होगा। ध्यान दीजिएगा आपस में क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो क्या पाएंगे आप, ये धन 2 है और ये धन 4 है, तो धन 2 और धन 4 कितना हो जाएगा, जुड़ जाएंगे। यहाँ पे धन छिपा है, यहाँ पे धन है, तो धन वाले जुड़ जाते हैं और ऋण वाले घट जाते हैं, तो 6 हो जाएगा। 6 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा, तो 6 में से 3 जाएगा दोस्तों, 3 ही बचेगा ना, तो कितना हो गया आपका, तो ये हो गया। हल कर लीजिए इसको अब, तो आपका आंसर आएगा 9। 16 - 9 हो जाएगा, बटा में 3 आएगा। कितना आंसर मिलना चाहिए आपको, तो 16 में से 9 जाएगा, आपको 7 मिलेगा, बटा में 3। कौन सा ये ऑप्शन है दोस्तों, 7/3 आया है, मतलब इसका होता है, सही बदलेंगे आप तो आ जाएगा 2 सही 1/3। ऑप्शन में चेक करिए, 2 सही 1/3, ऑप्शन नंबर बी सही है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी सही है। देखकर डरिए मत इसको, थोड़ा सा नियम जानेंगे, ये सही को हम बदलते हैं प्लस में, ये बात ध्यान दीजिए, इसी में बताया हूं ना, तो ये बात ध्यान दीजिएगा। चलिए हम बात करते हैं आगे, प्रश्न नंबर नेक्स्ट। प्रश्न नेक्स्ट क्या है, 28 के बाद 29 तो हो गया। 30 देखिए दोस्तों, 30 बहुत ही अच्छा सवाल है, ये टाइप है और इस तरह प्रश्न मैक्सिमम पूछता है और हम लोग नहीं कर पाते दोस्तों, तो ध्यान दीजिएगा आप कर पाएंगे, थोड़ा मेहनत करें तो आप कर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, चलिए तो हम बात करते हैं, फिगर में देख दिया हुआ है, यहाँ पे इधर जो है ऐसे बनाया हुआ है। ठीक है, और इधर जो है लिखा है, देख रहे हैं आप 10 20 30 से लिखा हुआ है। ठीक है, सब लिखा हुआ है, इधर भी सब लिखा हुआ है, ऐसे आद बनाया हुआ है, ऐसे करके आद बनाया हुआ है। ठीक है ना, आप देख रहे हैं पूरे को ऐसे आद बनाया हुआ है, तो ये बात ध्यान दीजिएगा। अब कह रहा है कि दिया गया बार ग्राफ, इसको बोलते हैं हम बार ग्राफ, ये क्या है, बार ग्राफ है, और दिए गए बार ग्राफ में पिछले 5 वर्षों से संस्थान एबीसी, संस्थान का नाम क्या है, किस कंपनी का नाम है, एबीसी, द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित प्रवेश परीक्षा में परिणामों के बारे में जानकारी प्रदर्शित करता है। ये कितने लोग पास हुए बता रहा है, ध्यान दीजिए। 2000 जो ये पट्टी है पहला वाला किसका है, 2013 का है, सॉरी 12 का है, और जो ये पट्टी है किसका, 2013 का है। ऐसे पट्टियां बनी हुई हैं, फिर छोटी पट्टी है, ये किसका है, 14 का है, ये है ना, और फिर से क्या ऐसे फिर पट्टी बनी हुई है, थोड़ा बड़ी पट्टी है, ये थोड़ा बड़ी पट्टी ऐसे करके बनी हुई है, ये 15 का है, ये 15 में बना हुआ है, मतलब 5 लोगों का ग्राफ है, और ये क्या है दोस्तों, तो ये जो है 16 में बनी हुई पट्टी है। ठीक है ना, तो बताना है, क्या बताना है, किस वर्ष में संस्थान एबीसी ने सबसे अधिक रैंक स्कोर किए हैं। तो जो इधर है ना वो किसका है, रैंक का, इधर जो श्रेणी है वो रैंक के लिए है,
तो ध्यान कुछ नहीं करना इसमें, ये देखते इसका आंसर देना है। पेन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, पेन की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों नहीं पड़ेगी? कि जो ग्राफ है ना, जो सबसे ऊंचा होगा वो सबसे अधिक रैंक दिखाएगा। सबसे ऊंचा कौन है? यही है ना, तो सबसे अधिक रैंक किसी का होगा, क्योंकि इधर कौन सा चीज लिया जाएगा? रैंक लिया जाएगा। इधर क्या लिया जाएगा? सन। तो इसमें किस सन का जो रैंक है सबसे अधिक है, तो हम देखते सबसे बड़ी जो पट्टी है, सबसे ऊंची पट्टी है, वही रैंक क्या होगी? अधिक होगी, बता रहा है। तो कौन? तो यार 15 का आंसर हो जाएगा दोस्त। देखिए कितना आसान है। अगर आप नहीं थोड़ा वो देखें, अभ्यास नहीं किए हैं तो छोड़ देंगे, ठीक है। तो कौन होगा सही? आपका सी हो जाएगा दोस्तों। चलिए प्रश्न नंबर देखते हैं हम लोग 31। प्रश्न नंबर 31। तो आप बने रहें, वीडियो को पुश करके फिर बाद में देखें, लेकिन आप छोड़े मत दोस्तों, क्योंकि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इतना मेहनत करके आपके लिए लाया जा रहा है, तो आप ध्यान दीजिए। अगर मजाक बनाएंगे इन सब चीजों का तो आपको फायदा नहीं होने वाला। ध्यान दीजिए। प्रश्न नंबर हम बात करते हैं 31 का। कौन सही ऑप्शन इसका था दोस्तों? सी ऑप्शन सही था, है ना। ध्यान दीजिएगा जो भी लगाए हैं। तीसवा कह रहा है 31, पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण, मतलब जी का मान दिया है आपका 9.8 होता है दोस्तों, मीटर सेकेंड स्क्वायर। ये पता है, दिया भी है, ठीक ना। और कह रहा है पृथ्वी की सतह से, सतह है मान लीजिए, सतह से कितना दूरी पर, जो त्रिज्या है पृथ्वी की त्रिज्या मान यहाँ पर है, जो त्रिज्या इसकी होती है, जो कि r मानते हैं पृथ्वी त्रिज्या को, तो उस त्रिज्या कितना, तो इतना ऊंचाई पर पृथ्वी की सतह से त्रिज्या के ऊंचाई मान लीजिए कितना है, 6 पृथ्वी से, इसका कितना मान है, तो ये मान जो है त्रिज्या कितना गुना है, तो त्रिज्या के r के 10 इतना गुना है। मतलब जो h का मान है, जहाँ पे वस्तु है, जहाँ निकालना है हमको, वो कितना ऊंचाई उसकी है, वो त्रिज्या की 1/10 गुना है। मतलब आपका यही आएगा, ठीक है ना। ये ऊंचाई हो गई। तो त्वरण का मान क्या होगा? इस पर त्वरण का मान क्या होगा? तो मानते हैं त्वरण का मान कितना है, यहाँ पे है जी डैश है। कितना है? जी डैश है। बताना है आप किसका मान, बताना है जी डैश का मान, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, जी डैश ये सब पढ़े हैं आप। ये सब सवाल थोड़ा सा इंटरमीडिएट का है, लेकिन दिया है तो लगाना पड़ेगा, ये बात ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो कैसा सूत्र होता है? तो अगर हमको जी पता है पहले से, तो किसी अन्य ग्रह पर जी निकालना है, पृथ्वी से ऊंचाई ग्रह पर किसी दूरी पर निकालना है, तो वहां जी का मान वही नहीं रहेगा, तो बदल जाता है। कितना वैल्यू आता है? इतना आता है। सूत्र क्या होता है दोस्तों? सूत्र इसका होता है, आप जानते हैं इसको विधिवत। ये प्रश्न नंबर 31 है, आप देखेंगे इसको, तो अगर नहीं जानते हैं तो जान जाइए। तो सूत्र जो होता है जी बटा में होता है, जी बटा में होता है 1 प्लस एच बटा में होता है, एच बटा में आर पूरे का स्क्वायर, आर ई कर सकते हैं इसको, पूरे का स्क्वायर ये होता है। आप कहीं नोट कर लें इसको, ये इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। चलिए तो हम लगाते हैं। अब बस इस पर हल कर देना रख करके। यहाँ पे जो जी का मान होगा दोस्त, वह जी डैश होगा, यानी ये होगा। कितना होगा? ये पुराने जी का मान निकाल लीजिए रख करके, तो हो जाएगा। ध्यान मैं निकाल रहा हूँ। तो जी का मान तो आप जानते ही हैं, कितना रखेंगे हम? 9.8 रखेंगे, ठीक है। और 1 प्लस एच का मान कितना रखेंगे? r बटा में 10। ये हो गया r बटा में 10 हो गया दोस्तों। और पूरा बटा में क्या हो गया? r है, ठीक है। ये क्या हो गया? स्क्वायर हो गया। चलिए ये हो गया आपका 9.8, ठीक है, बटा में, ये बटा में छिपा हुआ है, उलट जाएगा, ठीक है ना। और नीचे आ जाएगा, जाएगा ऊपर, r से क्या हो जाएगा दोस्त? कट जाएगा, क्या बचेगा? तो 1 प्लस बचेगा, क्योंकि एक गया ऊपर, ठीक है, आ रहा है नीचे, तो ऊपर 1 बच गया, नीचे क्या बच गया? 10 बच गया दोस्तों, ठीक है। ये मिला आपको, ठीक है। क्योंकि स्क्वायर करेंगे आप तो कितना हो जाएगा इसका? आप चाहें तो रफ कर सकते हैं आसानी से, मैं थोड़ा फास्ट कर रहा हूँ। तो जाएगा यहाँ से 11, क्योंकि 10 से 10 11 हो जाएगा, 11 बटा कितना हो जाएगा दोस्त? 10। जब स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा? तो देखिए 100 हो जाएगा, जाएगा ऊपर, जाएगा 100 जाएगा ऊपर, अब बटा में क्या हो जाएगा? 11 का स्क्वायर, 11 गुणे 11 हो जाएगा दोस्त, ठीक है। चलिए ये कितना आपका हो जाएगा? तो ध्यान दीजिएगा, ये जो आपका आंसर आएगा, ये आएगा 9800 ऊपर हो जाएगा, सॉरी 80 हो जाएगा केवल, और बटा में हो जाएगा 121 दोस्तों। इसको आप चाहें दशमलव बदल लें। किसमें आंसर दिया है? दशमलव में या भिन्न में? देखते हैं। दशमलव में दिया हुआ है, कोई बात नहीं। अब भाग करेंगे क्या पाएंगे? तो भाग करने में पाएंगे इसको, आप जब भाग करेंगे तो इसका आंसर जो पाएंगे
हो जाएगा 8.1 8.1 के आसपास, वास्तव में 2 आएगा हल करने पर लगभग। अब जो इसके पास आंसर होगा वही आंसर का आ जाएगा। इसके पास कौन सा आंसर है, कौन सा ऑप्शन का है दोस्तों, भाग देकर देखिएगा, इसका इसमें भाग कर दीजिएगा, हो जाएगा, लगभग निकाल लीजिएगा। तो 8.2 के आसपास आएगा, अर्थात प्रश्न नंबर 31 था 8.1 ऑप्शन में। इसके इर्द गिर्द कौन है, इसके इर्द गिर्द जो है एक ही है, बी वाला ऑप्शन, ठीक है ना। तो वही हमारा क्या होगा, सही होगा दोस्तों। प्रश्न ऐसे भी आते हैं जिसको आप करना पड़ता है। चलिए प्रश्न देखते हैं 32 क्या कर रहा है दोस्तों। तो 32 ध्यान से देखेंगे आप, 32 कर रहा है 11 किलो की वस्तु, मतलब द्रव्यमान दिया है, मास 11 केजी दिया हुआ है, ठीक है। भूमि से 6 मीटर ऊंचाई पर, यानी एच का मान दिया है 6 मीटर ऊंचाई पे, तब उसमें कितना कार्य करना पड़ा, मतलब धरती से यहां तक ले जाने में कितना कार्य करना पड़ा, यही पूछ रहा है। थोड़ा सा वहां पे आपका मिसप्रिंट हो गया होगा, वहां थोड़ा ओवर राइटिंग हो गई होगी दोस्त, तो ध्यान दीजिएगा वहां क्या कर रहा है, वहां कर रहा है कितना कार्य करना पड़ा, ये बता रहा है। जबकि जी का मान दे दिया, कितना दिया है जी का मान, जी का मान दिया है आपके लिए 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ये होता है मात्रक, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिए, आसान है सवाल। कर रहा है कि इस पृथ्वी है, पृथ्वी पर कोई द्रव्यमान है, इसे उठाया कहाँ गया है, यहाँ उठाया लाया गया है। कितने केजी का है ये, 11 केजी का है, लाया गया है, ऊंचाई कितना है 6 मीटर है। तो लाने में कितना कार्य करना पड़ा होगा, भाई कार्य तो करना ही पड़ा होगा। तो जानते हैं ऊर्जा को ही कार्य बोलते हैं। कितना इसमें ऊर्जा होता है, तो आप जानते हैं जो होता है स्थितिज ऊर्जा बोलते हैं उसको, वो होता है आपका mgh, या किया गया कार्य यही कहते हैं, किया गया कार्य यही होता है mgh। m का मान कितना है 11 है, g का मान 9.8 है, h का मान 6 है, बस गुणा करके हो जाएगा आपका, कितना जाएगा, देखिए हो जाएगा 66 यहाँ पे, और 9.8 हो जाएगा, गुणा कर सकते हैं इसको, 8 6 43 को 8 हो जाएगा, तो ठीक है 8 27 को 8 हो जाएगा। थोड़ा सा कैमरा गिर गया, ध्यान दीजिए, कोई बात नहीं। गुणा करते हैं, गुणा करते हैं हम लोग, तो पहले इकाई का क्या गुणा करते हैं, ट्रिक बताया गया है आपको, मैथ में पढ़ाया हूँ, तो वहां से देख सकते हैं कि ट्रिक बताया गया है। 8 6 48 हो जाएगा दोस्त, ठीक है, हाथ में लगा 4, फिर करेंगे हम बाहर गुणा करेंगे, 48 और 9 6 54, तो 48 हो जाएगा 54, हो जाएगा 54, 8 4 12 और 9 9 1 10, हासिल 4 बचा हुआ था, 106 हो जाएगा। तो हम क्या लेंगे यहाँ पे 6 लेंगे दोस्त, ठीक है, बस हासिल 10। अब करेंगे कि दहाई का दहाई गुणा करेंगे, मतलब ये 9 6 54, 54 10 64, दशमलव हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है दोस्त, ये आपका आंसर आ गया। तो देखिए कौन सही ऑप्शन है, ऑप्शन कौन सही है 32 का, तो 32 का ऑप्शन दे सकते हैं, जिसके इर्द गिर्द होगा वही होगा, इतना जूल के आसपास जो है कार्य करना पड़ा है, ये बात ध्यान दीजिएगा। और वो ऑप्शन नंबर जो है 646.8 पहला ही सही है, फर्स्ट इज राइट, ठीक है दोस्तों, ये ध्यान दीजिएगा। चलिए हम देखते हैं प्रश्न नंबर आगे, प्रश्न नंबर नेक्स्ट, और नेक्स्ट क्या है दोस्तों, तो नेक्स्ट जो है आपका प्रश्न नंबर 33 है। 33 क्या कह रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन की कितनी संख्या होती है, ध्यान दीजिएगा, ये कार्बन है, ऊपर बार लिखा जाता है, नीचे 6, ये होता है परमाणु भार, ये होता है परमाणु भार, ठीक है दोस्तों, परमाणु भार बोलते हैं, अंग्रेजी में बोलते हैं इसको हम मास यूनिट, ठीक है दोस्तों। और ये होता है क्रमांक, यानी इसको कहते हैं हम लोग परमाणु क्रमांक, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा, जो क्रमांक होते हैं उतने ही क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन भी होते हैं, उतना ही प्रोटॉन भी होते हैं, ठीक है। और जब इस इलेक्ट्रॉन को हम रखते हैं परमाणु के अंदर नाभिक में, तो नाभिक में प्रोटॉन आपका होते हैं 6, और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं नाभिक के बाहर होते हैं, प्रथम कक्ष में 2 होते हैं, तो 6 में से 2 हो गए, अंतिम कक्ष कितने जाएंगे 4 जाएंगे, जबकि 8 होना चाहिए पूरा भरने के लिए, ठीक है ना, लेकिन 6 ही होते हैं दोस्त, सॉरी 4 ही होते हैं अंतिम कक्ष में, तो कितना कमी है, कितना जरूरत है इनको, तो ध्यान दीजिएगा, अंतिम कक्ष में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, अंतिम कक्ष में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं दोस्त, उसी की संख्या को हम क्या बोलते हैं,
बोलते हैं संयोजकता। अक्सर संयोजकता वही होता है, ध्यान दीजिएगा। लेकिन कब? 4 या 4 से कम हो तब। 4 या 4 से कम हो तब। यहाँ पे 4 है, 4 हो जाएगा। अगर 4 से अधिक है तो तब कितना हो जाएगा? उसे हम 8 में से कम करें। मान लीजिए 5 होता तो उसको हम 8 में से कम करते, कितना बचता? 3 क्षमता होता है दोस्त, ये ध्यान दीजिएगा। मतलब किसी भी परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो, 4 या 4 से कम हो तो वही हमारा क्या हो जाएगी? संयोजकता हो जाएगी। लेकिन यदि 4 से अधिक हो तो उसे 8 में से घटा लीजिएगा और जो बचेगा वो क्या हमारा होगा? संयोजकता होगा। क्यों होगा? ये बताया गया है केमिस्ट्री के अंदर, वहां सब दे सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए प्रश्न नंबर कौन सा इसका ऑप्शन है? इसका ऑप्शन जो होगा 4 होगा, यानी 4 संयोजकता होती है। और वो कौन सही है? सी सही है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं प्रश्न नंबर नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या कह रहा है? नेक्स्ट कह रहा है 33, सॉरी 33 होगा नहीं, 34 होगा। 34 क्या कह रहा है? 34 कह रहा है 8a² b। देखिए बहुत बढ़िया सवाल है, ऑप्शन लगाएं इसको, आपको इसकी हार्डनेस का पता चलेगा। कितना आसान भी है, कितना कठिन लग रहा है आपको, लेकिन है तो बड़ा आसान। तो बताना है हमको किसका मान? तो बताना है हमको ए बी का मान बताना है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये बहुत आसान सवाल है। अगर आप यहाँ से निकालेंगे ए का मान, निकालेंगे बी का मान, रखेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, जो कि आप बेसिक से करते आते हैं। वैसे करने से नहीं हो सकता ये सवाल। ये सवाल इसीलिए दिया है कि आप फंसेंगे, लेकिन इसका ट्रिक क्या है ध्यान दीजिएगा। आप देख रहे हैं कि यहाँ भी स्क्वायर हो जाए, यहाँ भी होता बढ़िया हो जाता। यहाँ पे स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर नहीं है, यहाँ पे स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर नहीं है। दोनों को हम क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे दोस्तों आपस में। तो दाएं गुणा दाएं से कर देंगे और बाएं गुणा बाएं से करेंगे। समीकरण गुणा जब करते हैं तो जाएगा 8a² b हो जाएगा दोस्तों, हो जाएगा ab²। हो गया दाएं का दाएं से, अब गुणा हो जाएगा बाएं से बाएं में, तो 27 × 216। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? 8 a का क्यूब हो जाएगा, ये क्या जाएगा? b का क्यूब हो जाएगा। ये 27 हो गया ना, × 216 हो गया। अब क्या करिए कि देखिए ये वास्तव में क्या है? ये वास्तव में 2 का क्यूब है। वास्तव में क्या है? 2 का क्यूब है, तो सब क्यूब हो गया। इसका कर सकते हैं 2ab पूरे का क्यूब, तो ये हो जाएगा 27 × 216 दोस्तों। तो ये किसका ये क्यूब है? देखिए ये भी किसका क्यूब है? ये जो है 3 का क्यूब है। तो किसका क्यूब है? ये जो आपका है 6 का क्यूब है। ठीक है ना, वास्तव में क्या है? ये दोनों का ही क्यूब है। तो ऐसा कर सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं होगा। इनका अलग अलग क्यूब या पूरे क्यूब कर सकते हैं, गुणा में है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। कितना आएगा यहाँ से वैल्यू? दोनों का हम घनमूल ले लेंगे, मैंने हाथ हटा देंगे, हो जाएगा 2ab हो जाएगा। ये 3 × 6 हो जाएगा दोस्त। ab का मान निकालना हमें, तो दूसरा जगह भाग कर देंगे, यहाँ 3 आएगा, 3 तरीके 9 आ जाएगा। ये आपका हो गया आंसर। कितना आसान है, इतना तो लंबा में कर दिया, इसको आप यहीं पे फटे कर लिए होते यहीं पे। ठीक है ना, कोई बात नहीं, अभ्यास पर निर्भर करता है ये चीज। चलिए ऑप्शन देते हैं कौन सा होगा। 34 का जो ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर सी सही है, ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए लगाते हैं प्रश्न नंबर 35 नेक्स्ट। 35 क्या कर रहा है दोस्त? 35 कर रहा है पावनी और सरस्वती कैरम खेलते समय, ये रीजनिंग है। पावनी एक लड़की है, एक कैरम बोर्ड होता है, ध्यान दीजिएगा। कैरम बोर्ड में इधर बैठता है व्यक्ति, इधर बैठता है व्यक्ति, या इधर बैठता है और इसके सामने बैठता है ना, ऐसे ऐसे कैरम खेला जाता है। कह रहा है कि पावनी और सरस्वती कैरम खेलते समय बैठने की मानक व्यवस्थाओं में बैठ करके कैरम खेल रही हैं। मतलब जो नियम होता है, यदि पावनी उत्तर दिशा में हो, उत्तर समझ रहे हैं? देखिए ध्यान दीजिएगा, उत्तर ऊपर कहते हैं ना यहाँ पे, तो पावनी का मुंह किधर है? पावनी का मुंह जो है उत्तर दिशा में है, ये पावनी है, ये पावनी बैठी हुई है। ठीक है ना, यदि पावनी का उत्तर दिशा में सम्मुख है तो सरस्वती किस दिशा में बैठी हुई है? जाहिर सी बात है, उसका मुख तो दक्षिण को होगा। मुख कहाँ होगा? दक्षिण को होगा। किधर बैठी है वो? दक्षिण का मुंह तभी ना होगा जब वो किधर बैठी हो? उत्तर बैठी हो। इससे उत्तर बैठी है और उत्तर बैठी इधर मुंह करी है तो दक्षिण का मुंह हो जाएगा। लेकिन मुंह नहीं पूछा है, ये क्या पूछा है? किस दिशा के सम्मुख है? तो सरस्वती किस दिशा के सम्मुख है। ठीक है, 36 का कौन सा ऑप्शन होगा? देखिए आप,
36 का कौन सा ऑप्शन होगा? ए। तो यहाँ सम्मुख पूछा है, सम्मुख क्या होगा? दक्षिण का मुंह उधर होगा, तो इसका ये हो जाएगा ऑप्शन, ध्यान दीजिएगा। अगर बैठ पूछता किधर को बैठी है, सम्मुख नहीं पूछता तो हम उसमें उत्तर मारते, ठीक ना। तो प्रश्न को समझा करिए। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 36, बस खत्म होने वाला है, कुछ प्रश्न और ही हैं। 36 कह रहा है, दूसरा में हिंदी साहित्य के लिए ज्ञान, सॉरी तो नहीं है, तना आपको है, सनी से नहीं है, सनी साहब का है। 10 वर्ष पूर्व पिता की आयु अपनी बेटी की आयु से 3 गुनी अधिक थी। 10 वर्ष बाद पिता की उम्र वाला है, तो आप वर्तमान में मान लीजिए कितना पिता की है, तो पिता की जो उम्र है वर्तमान में x है, ठीक है। और कितनी है इसकी, लड़की की यानी पुत्री की, तो पुत्री की है y मान लेते हैं इसको, ठीक है ना। तो कह रहा है, चलिए तो यहाँ पे कह रहा है कि 10 वर्ष पूर्व, तो 10 वर्ष कितना हो जाएगा, 10 वर्ष पूर्व जो हो जाएगा ये हो जाएगा आपका x माइनस 10, 10 साल पहले कितना वर्ष हो जाएगा उम्र, कितना पुत्री को जाएगी, तो भी तो पहले कुछ रही होगी, 10 वर्ष कम कर देंगे उसको भी उम्र में। तो 10 वर्ष पूर्व क्या हो गया, ये पिता का हो गया और ये पुत्री का हो गया। x y क्या है, वर्तमान की उम्र है। उस समय क्या है 10 वर्ष पूर्व, जब ये है उम्र, तो जो उस समय जो पिता की उम्र है x माइनस 10, ये क्या है पुत्री की उम्र से, अर्थात y माइनस 10 से कितना है ये, तो ये जो भाई 3 गुनी है, मतलब इसका 3 गुना करेंगे हम तो पिता की उम्र बराबर हो पाएगा। तो क्या हो जाएगा ये आपका, तो ये हो जाएगा आपका, देखते हैं अभी हो जाएगी, पिता की आयु अपनी बेटी की आयु से 2 गुनी अधिक होगी, कब, 10 वर्ष बाद। तो 10 वर्ष बाद कितना हो जाएगा, तो 10 वर्ष बाद की बात करते हो यदि कितना जाएगा, पर x था तो धन 10 जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा, इधर पिता का हो गया, कितना हो जाएगा पुत्री का, तो पुत्री का जो हो जाएगा दोस्तों हो जाएगा x प्लस सॉरी y प्लस 10 हो जाएगा, y प्लस 10 हो जाएगा, ठीक है ना। उस समय कितना है इनके गुना का अंतर, 2 गुना है, मतलब उसमें पिता का जो उम्र है x प्लस 10, ये क्या है 2 गुना है किससे, y प्लस 10 से, पुत्री की उम्र से, ठीक है ना, कोई बात नहीं। आप देखिए काम कर दीजिए, ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है, इसको जोड़ दीजिए तो समीकरण को, तो ये आपस में जोड़ना नहीं है, घटा दीजिए, घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, ऋण हो जाएगा, ऋण हो जाएगा, ऋण हो जाएगा, ठीक है ना। ये कट जाएंगे x x, कितना बचेगा यहाँ पे, हो जाएगा ऋण 20, क्योंकि यहाँ पर भी ऋण, यहाँ पर भी ऋण 20 हो जाएगा, और यहाँ तो उसका हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ विस्तार कर दीजिए आप, कितना हो जाएगा यहाँ पे, हो जाएगा 3y ऊपर, और हो जाएगा ऋण 30 हो जाएगा, यहाँ विस्तार कर दीजिए, ऋण है तो ऋण 2y और ऋण 20 हो जाएगा। ये तो समझ सकते हैं आप, बहुत सामान्य क्रिया है। कितना हो जाएगा दोस्त, तो दोनों तरफ ऋण 20 कट जाएगा, शून्य हो जाएगा इधर, यहाँ क्या हो जाएगा आपका घटेगा आपस में, तो केवल y आएगा और ऋण 30 आएगा, इधर आकर कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा y का मान, ठीक है। पूछा क्या है देखते हैं, तो पूछा है आपको उनकी वर्तमान आयु का अनुपात, मतलब x y का अनुपात कितना होगा दोस्तों, कोई बात नहीं, देखते हैं x y का अनुपात कितना हो जाएगा, इतना तो माना गया x का मान, ठीक है, और कितना हो जाएगा y का मान, तो y का मान आ चुका है, तो यहाँ रख लीजिए x का मान निकल के आ जाएगा। तो हमको पता है कि x माइनस 10 बराबर कितना होता है, 3 गुणे y, y का मतलब 30 और माइनस 10 कितना हो जाएगा, तो x माइनस 10 हो जाएगा, यहाँ आएगा 20, 20 यहाँ 60 हो जाएगा, कितना x का मान आ गया, तो हो जाएगा 70, यहाँ हो जाएगा दोस्त, कितना का अनुपात आ गया, तो x संबंधे y पिता का और पुत्री का अनुपात कितना आ जाएगा, तो x का मान जो है 30 है, सॉरी 70 है, और इसका अनुपात जो है आपका 30 है दोस्तों, कट जाएगा, कितना आएगा 7 संबंधे 3 आएगा। कौन सही ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर सही जो आपका है वो है बी, ऑप्शन नंबर कौन सही है, बी है दोस्तों। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर नेक्स्ट 37वां, बस खत्म करने वाले हम लोग हैं। ये प्रश्न 37 है, क्या कर रहा है, लिखिए दिया है फिगर में VSUW, ये रीजनिंग है, इंपॉर्टेंट भी है, इसका ए संकेत दिया है, इसका बी दिया है, इसका सी दिया है, इसका डी दिया है, ठीक है ना। बताना है कि इनमें से कौन भिन्न है, तो ध्यान दीजिएगा, भिन्न क्या है, यू है, क्यों यू है दोस्तों,
क्योंकि यह स्वर है। अब आगे क्या है, कॉन्सोनेंट है। तो कौन सही है, ऑप्शन नंबर सी। देखिए ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे है ना, और ऑप्शन में दिया है सी कहाँ पे है, डी में है। ऐसा बहुत सारा गलतियां लड़के कर चुके हैं परीक्षा में, वो यहाँ वाला सी को मार के आते हैं, जबकि यहाँ पे सी दिया है। जैसे कहा दिया, देखिए एक ऑप्शन दिया है बी, फिर बी का ऑप्शन दिया है ए, और फिर सी का ऑप्शन दिया है डी, और फिर डी का ऑप्शन दिया है सी। दोस्तों तो ये जो लिखा है ना, इसका तो आंसर सी होना चाहिए। सी कहाँ पे है, किस ऑप्शन में है, तो देखिए डी ऑप्शन में है। आपका आंसर कौन होगा, डी होगा। दोस्तों अगर आप इसमें डी मार देंगे चाहे यहीं डी मार देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, सी मार देंगे गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि सी नहीं होगा। वास्तव में सी कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर डी में है। यहाँ पे ऐसा ध्यान दीजिएगा, परीक्षा में तो गलती हो जाता है, और गलती बहुत सारे लड़के करके आए हैं और फेल भी हुए हैं, ठीक है ना। चलिए कोई बात नहीं, हम बात करते हैं 38। 38 क्या कह रहा है, 38 कह रहा है 21 पुरुषों और 3 महिलाओं। 21 पुरुष, जो सवाल ऐसे आते हैं कम समय का, तो बहुत आसान सवाल होते हैं। आप जाने सूत्र जानते होंगे, क्या है, तो MDH बटा में WR, ये 1 होता है, 1 1 1 1 1 होता है। M2D2H2 बटा में W2R2 होता है। सूत्र हम यही लगाएंगे, ठीक है ना। हल कर देंगे इसको, देखिए कैसे हल करेंगे। बड़ा आसान है, लेकिन कठिन होता है जो जानता नहीं सूत्रों को, ट्रिक को। तो 21 पुरुष, 21 मेल और 3 महिला, 3 फीमेल साथ में काम करते हैं, तो किसी काम को दिन में करते हैं, 25 दिन में करते हैं, या किसी का मुआ को क्या करें, 18 पुरुष करें और प्लस 21 महिलाएं करें फीमेल, तो भी 25 दिन में ही पूरा करते हैं, ठीक है ना। देखिए यहाँ से कट जाएगा 25 से 25 कट जाएगा, 25 से 25 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। कितना हुआ यहाँ पे 21 एम ना, एम इधर आएगा, हो जाएगा 21 में से 18 जाएगा, 3 एम हो जाएगा, फिर इधर जाएगा बराबर, कितना हो जाएगा भाई, जाएगा घटेगा तो आ जाएगा 21, 18 एफ हो जाएगा, ठीक ना। कितना आया एम संबंध एफ का मान, तो ध्यान दीजिएगा एम का मान ये नहीं होगा, इसके उल्टा वाला होगा, 18 हो जाएगा, और संबंध एफ का मान ये नहीं होगा, पास वाला इधर वाला हो जाएगा 3। ध्यान दीजिए कैसे, 3 6 18 हो जाएगा, मतलब 6 संबंध 1। कितना क्षमता ये आ गया दोस्तों, कितना है क्षमता, जो पुरुष का है वो 6 है, कितना महिला का है, तो 1 है, ठीक है ना, कोई बात नहीं। अब प्रश्न देखते हैं, क्षमता निकाल लिए हम। यदि काम को 15 दिन में पूरा करना है, कब में पूरा करना है, यहाँ 15 दिन आना चाहिए, यहाँ 15 दिन में पूरा करना है, तो ध्यान दीजिएगा कितनी महिला की आवश्यकता होगी, कितनी महिला की आवश्यकता होगी, केवल महिला, केवल महिला, कितनी महिला क्षमता है, 1 है ना क्षमता महिला की, तो हम फीमेल गुणे 1 कर देंगे, क्योंकि 1 महिला 1 क्षमता काम करेगी, ठीक है ना। तो इतना, अब गुणे को दिन में 15 दिन में, गुणे 15 दिन में करना है। किस काम करना है, इन्हें कम हुआ था पूरा करने के लिए, तो ध्यान कौन कम हुआ था, 21 एम, 21 मतलब ए, अब गुणे 6 कर देंगे, पुरुष का क्षमता कितना है 6 निकाल चुका हूँ, अधन 3 गुणे 1 महिला का है, कब दिन में करना था 25 दिन में, उसी कमाओ को 15 दिन में कर रही है कौन, महिलाएं। 25 पुरुष हैं यहाँ पे, क्या है, तो यहाँ 25 पुरुष भी हैं, यानी कर सकते हैं इसको आप ऐसे, 25 पुरुष यानी 25 गुणे 6 हो जाएगा धन, कितनी महिलाएं नहीं पता है, क्षमता उनका 1 है, ऐसा हो जाएगा, निकल के आ जाएगा। अब हल कर आ जाएगा आपका, कितना हो जाएगा, कद में करना है इसको है, तो गुणे 15 दिन में करना है, ध्यान दीजिएगा। अब हल कर सकते हैं, 5 3 15, 5 बचे 25, ठीक है दोस्तों, पूरा कर दिया अंदर, हो जाएगा कितना 18 हो जाएगा, 25 गुणे 18 प्लस 3 एफ हो जाएगा, यहाँ से कितना हो जाएगा, तो ध्यान दीजिए यहाँ आएगा दोस्तों 6 के हम 6 6 का 12, कितना हो जाएगा अधन 3, ठीक है, गुणे कितना 5। चलिए हम बात करते हैं इसका, कितने गुणा 18 5 90 हो जाएगा, 18 36 36 9 45 हो जाएगा दोस्तों, धन 3 एफ हो जाएगा, गणना कर सकते हैं यहाँ से, 5 6 30 हो जाएगा, 5 में 10 10 3 13, 5 के हम 5 और 1 6 हो जाएगा, अधन 15 हो जाएगा, ठीक है ना। जोड़ सकते हैं आप, कितना यहाँ पे आएगा, जोड़ेंगे तो घटाएंगे इसको, तो 3 एफ जाए घटेगा इसमें से,
तो कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 50 यानी 500, 130, 180 आएगा, धन आएगा 15। कितना इसका मान हो गया, 3 से भाग कर दीजिए तो हो जाएगा कितना, 60 हो जाएगा, हो जाएगा 5 दोस्तों, दोनों भाग कर दिया हमने, कितना आ गया 65। तो कितनी महिलाएं जरूरत पड़ेगी, 65 महिलाओं की जरूरत पड़ेगी। और कौन ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन नंबर सही जो है बी ऑप्शन सही है। कौन सही है, बी वाला ऑप्शन आपका सही है। चलिए देखते हैं आज के लिए अंतिम सवाल, ठीक है। अंतिम सवाल क्या है दोस्तों, यदि एक m द्रव्यमान वाली वस्तु को जमीन से h ऊंचाई पर उठाया जाता है तो इस क्रिया के लिए बल की आवश्यकता होती है। वस्तु को उठाने में आवश्यक न्यूनतम बल कितना होगा, ध्यान देना, वस्तु के वजन के बराबर। हाँ, उठाते हैं आप यहाँ पे तो क्या होता है, ये m है, h है, तो होता क्या है आप जानते हैं, बल बराबर होता है कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन होता है ना उस दिशा में, जानते हैं आप लोग। तो बल क्या होता है, जो भी होता हो उसको FD बोलते हैं ना हम लोग, विस्थापन धरे हुआ है। तो अब बताइए यहाँ पे क्या होता है, कार्य बराबर, यहाँ पे कार्य होता है जब उठाते हैं तो होता है mgh, ठीक है ना। वास्तव में क्या होता है, यही हमारा क्या होता है, बल होता है, ये हमारा बल होता है। और ये क्या है, ऊंचाई इधर जा रही है, बल को हम क्या बोलते हैं, इसको भार बोलते हैं। क्या बोलते हैं, भार। तो भार गुणे क्या होता है, ऊंचाई। कौन सा हो गया आपका ऑप्शन, ध्यान दीजिएगा, ये है आपका वस्तु का वजन। कौन सा होगा, वस्तु का वजन, वजन को ही भार बोलते हैं, वजन को ही हम भार बोलते हैं, ठीक है ना। तो इसका साथ कौन सा होगा, ए सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो दोस्तों विश्वास करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों वीडियो को पूरा देखें, बहुत मेहनत करके आपके पास ये प्रश्न को लाया गया है और लगाया जा रहा है। दोस्तों जितना शॉर्टकट हो सकता है, कम टाइम लग सकता है, उतना मैं यूज किया हूँ, क्योंकि आपको समझाया हूँ, थोड़ा लंबा टाइम लग गया होगा। अगर आप स्वयं करेंगे अभ्यास करने के बाद तो बहुत फास्ट कर पाएंगे दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो अगले वीडियो का इंतजार करें, एक दिन के बाद वो वीडियो आ जाएगा। ऐसे करते करते हम इसमें जितने पेपर आए थे सभी को हम पढ़ लेंगे दोस्त। और जब पढ़ लेंगे यार तो विश्वास मानिए आपके 100 में से मैक्सिमम प्रश्न जो है फंसेंगे, डायरेक्ट फंसेंगे दोस्तों। तो जो आप अब तक पढ़े हैं, टाइम वेस्ट किए हैं, उसका इसमें निष्कर्ष मिलने वाला है, उसका इसमें कम समय में तैयारी करने में फायदा मिलने वाला है दोस्तों। तो आप अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर कर दें, स्वयं भी देखें, उन्हें भी देखने के लिए कहें दोस्त, ये बहुत फायदेमंद होने वाला है। तो धन्यवाद दोस्तों, अगली वीडियो में मिलते हैं।